Hello everyone, welcome back to my channel Maths Funwala. Today we are going to start the lecture या part 2 of moving charges and magnetism. पिछले पार्ट में जो पहला पार्ट था आपने उसमें देखा होगा पहले लेक्चर में, जिसमें हमने आपको और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में, मैग्नेटिक कंपास नीडल के बारे में, बायोट सेवर्ट लॉ और जो फार्मूला था कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कराता है, मैग्नेटिज्म बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। लेकिन वो सब हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालें, कौन से मेथड हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो उसके 2 मेथड हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको यूनिट्स के बारे में बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, कैसे निकाली गई, और कुछ बातें और करेंगे आगे जो हम पढ़ते हुए चलेंगे। और उसके बाद हम आपको फिर वायर्स की डिस्कशन करेंगे। कभी सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, कभी इनफाइनाइट वायर होगा, कभी सर्कुलर वायर होगा, तो सब की हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग हमारी डायरेक्शन से होगी कि हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएं। और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा यहाँ। उसमें ही हमने मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन किया है, उसमें ही हमारा एक फार्मूला आया था, उसी में हमने लॉ के बारे में डिस्कस किया था और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टार्टिंग हमारी वहाँ से है। यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, इससे स्टार्टिंग होगी हमारी आज, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के मैग्नेटिक फील्ड के 2 मेथड हैं, एक है स्क्रू रूल और एक है राइट हैंड थंब रूल। 2 ही मेथड है, एक स्क्रू रूल और एक राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल को हम DL क्रॉस R रूल भी कहते हैं, और राइट हैंड थंब रूल तो हमारे राइट हैंड के थंब और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं चारों, इनसे निकलेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मेथड से, जो कि है स्क्रू रूल, या फिर जैसे हम DL क्रॉस R रूल भी कहते हैं। सबसे पहले रूल से या पहले लॉ से स्टार्टिंग करते हैं निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो है जिसका नाम है स्क्रू रूल, या फिर और हम कह सकते हैं स्क्रू रूल या फिर DL क्रॉस R, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर रूल। दोनों में से कोई भी आप एक नाम ले सकते हो, दोनों ही लोग कहते हैं ऐसे, दोनों ही मतलब लॉ या रूल से जाना जाता है ऐसे। जनरली हम स्क्रू रूल कहते हैं, NCERT में स्क्रू रूल गिवन है, ये नहीं गिवन, लेकिन है ये दोनों बात एक ही। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे हैं। तो जिस हमने आपको बताया था ना बायोट सेवर्ट लॉ में, हमने आपको बताया था कि करंट एलिमेंट हम काटते हैं, थीटा एंगल पे हम लेते हैं, एक पॉइंट की वजह से निकालते हैं, करंट एलिमेंट होता है जो। तो μ0/4πr sin थीटा अपॉन r स्क्वायर आता है। μ0/4π वहाँ पे कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 10⁻⁷ आती है। अब हम वहीं से उसी पार्ट को लेके, उसी डायग्राम को लेके जो था, उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हो। तो सबसे पहला मेथड है DL क्रॉस R या स्क्रू रूल। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो मान लो ये हमारा वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये हमारा पॉइंट P, और हमने एक करंट एलिमेंट अपना काट लिया DL लेंथ का, और ये थीटा एंगल है इन दोनों के बीच का। हम कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्शन पता लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का किधर होगा वायर देख के कुछ नहीं करना, DL क्रॉस R का अपनाना है, DL क्रॉस R को अपनाना है। जैसे आप स्क्रू रूल इसका नाम क्यों है, जैसे आप स्क्रू को घुमाते हो, बोल्ट को, स्क्रू होता है और बोल्ट होता है, स्क्रू को घुमाते हो तो बोल्ट ऊपर आता है, लेफ्ट साइड में घुमाते हो, राइट साइड में घुमाते हो तो वो अंदर जाता है। सेम यही है यहाँ पर, DL क्रॉस R रूल आपको अप्लाई करना है। ये R डिस्टेंस की डिस्टेंस होगी, तो DL क्रॉस R आपको करना है बस। अब DL आपका ये है, R आपका ये है। अब आप DL क्रॉस R आप कहोगे सर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे करूँ। उसके पीछे एक तरीका है, आपको थीटा देखना है कि थीटा एंगल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, और आइडियल के साथ लिया जाता है। करंट इधर फ्लो कर रहा है, मेरा आइडियल करंट एलिमेंट मेरा इधर है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना है किधर होगा।
तो मैं डी एल क्रॉस आर करूँगा। अब डी एल क्रॉस आर कैसे करूँगा, करंट को देख के। अब मेरा करंट ऊपर जा रहा है तो डी एल क्रॉस आर में कैसे करूँगा, देखो आप क्रॉस वेक्टर आपने पढ़ाई है, डी एल क्रॉस आर करेंगे। तो डी एल क्रॉस आर जब करोगे तो देखो आपकी फिंगर्स जो आएंगी डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, फिंगर्स ऐसे कर लो रही है, आपका थंब अंदर जा रहा है, थंब आपका डी एल क्रॉस आर करने पे अंदर की तरफ जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बी का, वो डाउनवर्ड्स होगा। कितना क्या होगा, वो आपका डाउनवर्ड होगा। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा। ये कैसे पता लगा, कुछ नहीं, बस करंट क्रॉस प्रोडक्ट किया है हमने, क्रॉस प्रोडक्ट किया है कि आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल हमारा करंट एलिमेंट, आर डिस्टेंस ही हो गया, डी एल क्रॉस आर रूल है, तो डी एल क्रॉस आर करना है, लेकिन आई इधर है तो इस तरह से करेंगे, ना कि उल्टा, इस तरह से करेंगे। तो हमारी फिंगर्स को आप कर्ल करोगे डी एल क्रॉस आर ऐसे, तो आपका थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब इनवर्ड। इनवर्ड को शो करने के लिए हम क्रॉस से शो करते हैं, आउटवर्ड को हम डॉट से शो करते हैं। इनवर्ड शो करना हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड हो, अंदर हो, तो क्रॉस से शो करते हैं, और आउटवर्ड हो तो डॉट से शो करते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं, ये शो करने का सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड को, डॉट और क्रॉस से हम शो करते हैं। डॉट माने आउटवर्ड, इनवर्ड माने क्रॉस। तो इस केस में अगर हमें पूछा जाए तो हम अंदर बताएंगे। अगर मैं मान लो चेंज कर देता हूँ, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, करंट के साथ लेना है, डीएल क्रॉस आर आपको कराना है, थंब का देखना है, इसकी रूल यही है, डीएल क्रॉस आर रूल यही है, कराना है, लेकिन आई को देखते हुए। आई इधर था इसलिए मैंने ऐसे कराया। अब मान लो मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया और मैंने थीटा रिमूव कर दिया, करंट का डायरेक्शन मान लो मैंने चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि किधर मैग्नेटिक फील्ड, आप बताओगे किधर बताओगे, तो आप फिर वही सोचोगे करंट किधर है, इधर है, और कराना क्या है डी एल क्रॉस आर, तो हमारा डी एल एलिमेंट ये रहा। अब करंट इधर है तो डी एल एलिमेंट भी हम इधर काटेंगे, तो डी एल एलिमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। जब करंट नीचे है, इस तरफ जा रहा है, तो डी एल एलिमेंट ऊपर थोड़ी ना काटेंगे हम, डी एल एलिमेंट हम यहाँ पर लेंगे, ये हमारा डी एल एलिमेंट हो गया। अब मुझे पता है डी एल मेरा ये रहा, करंट मेरा ऐसे है, और डी एल क्रॉस आर कराना है। अब देखो कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखाता हूँ, देखो अब आप डी एल क्रॉस आर कैसे कराओगे, डी एल आई ऐसे जा रहा है तो मुझे ऐसे कराना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस कराना पड़ेगा, थंब कर्ल फिंगर्स को आई के सपोर्ट में कर्ल करते हुए, तो डी एल क्रॉस आर हमारा आउटवर्ड आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो इस केस में हमारा चेंज हो जाएगा, आंसर आउटवर्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा, आउटवर्ड। तो दोनों केसेस में दोनों कंडीशन अलग अलग होती हैं, दोनों ही केसेस में दोनों केस बदल जाते हैं। बस फोकस हमारा मेन करंट पे रहना चाहिए, करंट को हमें फोकसली देखना है, करंट जिस तरफ होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें फिंगर्स को कर्ल करके डी एल क्रॉस आर करना है। ऊपर है तो ऐसे, नीचे है तो ऐसे, आउटवर्ड या इनवर्ड, दो ही आंसर होंगे। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। ये वाला जो मेथड है, ये जो हमने मेथड यूज़ किया है, ये 100% ट्रू होता है, ये 100% ट्रू होता है। एक सेकंड मेथड और है, राइट हैंड थंब रूल, वो 99% ट्रू होता है, 1% फेल हो जाता है। एक आध केस ऐसा आता है, एक आधी केस आता है जिसमें वो नहीं रख पाता, फेल हो जाता है, लेकिन ये हर जगह लगता है। आपने करंट को देखा, डी एल क्रॉस आर आपको कराना है, स्क्रू रूल है, करंट के सपोर्ट में आपने डी एल क्रॉस आर निकाला, ऐसे करके थंब बाहर आया, थंब अंदर गया, आपका आंसर निकल आएगा। सेकंड मेथड अब आपको बताते हैं, जो कि है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सेकंड मेथड है आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, जैसे मान लो ये थंब है, ये फिंगर्स हैं, ठीक है, ये हेड है, ड्राइंग ख़राब है तो देख लो, जो ये थंब है मेरा, ये मेरी फिंगर्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो थंब है आपका, ये करंट को शो करेगा, करंट, और जो ये फिंगर्स हैं आपकी चारों, ये चारों, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी। क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बताएंगे कैसे, आपको याद है रखना है, ये करंट बताएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी फिंगर्स, ये करंट को शो करेगा।
आप निकालोगे कैसे? मान लो आपका ये वायर है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये आपका वायर है और आप मान लो आपने एक एग्जांपल लिया है, एक वायर ले लेते हैं, और पर ये 99% ट्रू होता है, वो करेक्ट होता है। पर हाँ, इसका बहुत यूज़ है, इससे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, उसमें इतना सोचना पड़ता है। ये इस मेथड इसलिए अच्छा है और ये फेल नहीं होता, एक आधी केस होता है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन ये गलत नहीं है, सही है। 99% का मतलब है मेजोरिटी, 1% तो नेग्लिजिबल हो गया यार। तो देखो कैसे करोगे। मान लो मैंने एक वायर ले लिया और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल से। आपको पता है आपका थंब करंट देता है, करंट देखता है, और आपकी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं कर्ल्स करके। अब इस साइड में मुझे पता लगाना है, तो और इस साइड में पता लगाना है, दोनों साइड में पता लगाना है मुझे कितना होगा मेरा। मैंने करंट को, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने, जो ये मेरा करंट है आई, मैंने थंब को इसकी डायरेक्शन में कर लिया, और फिर मैग्नेटिक फील्ड देखा। इस जगह पे मेरी जो फिंगर्स हैं वो नीचे डाउनवर्ड मूव हो रही हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर डाउनवर्ड आ रही है। तो डाउनवर्ड आ रही है, इनवर्ड आ रही है, तो इसके लिए हम क्रॉस कर देते हैं। अब ऊपर वाले के लिए देखते हैं। मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में और उस तरफ मेरा ऊपर आ रहा है, इस तरफ के लिए निकाला तो मेरा नीचे जा रहा था, और करंट ऐसे, और उस तरफ देखा तो ऊपर आ रहा है, तो आउटवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो। आपको ये याद रखना है, ये हमारा थंब करंट देखेगा, करंट को लेगा, और ये हमारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को। तो दो मेथड है सिर्फ ये ही बस, जिनसे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा सकते हो। अब हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ होता है और क्यों होता है, और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सिस पर किसी भी वायर की अगर आप एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो जीरो आता है। एक्सिस पर कहीं भी हो, कैसे भी हो, जीरो आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम आपको बताएंगे। अब डायरेक्शन के सिर्फ यही दो मेथड थे, राइट हैंड थंब रूल, डीएल क्रॉस आर रूल। यूज़ आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होता है, कैसे होता है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे जीरो क्यों होता है, और ये बहुत ज़रूरी बात है, याद रखनी है आपको, बहुत हेल्प करेगी। और गिवन भी है एनसीईआरटी में, बहुत नोट वर्दी पॉइंट में स्टाइलिश में गिवन है ये, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस पर हमेशा जीरो होता है, हमेशा। देखो मान लो ये मैंने वायर ले लिया, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है शाफ्ट से नॉर्थ, एक पॉइंट पी ले लिया मैंने, एक पॉइंट पी डैश ले लिया, और एक पॉइंट मैंने मान लिया पी डबल डैश। तीनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों जीरो है तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि तीनों पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ये एक नोट वर्दी पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। अब ये ऐसा है, हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है? रीज़न इसका ये है, आप जानते हो डीवी का फॉर्मूला वायर्स के लिए, जो मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड जो होता है डीवी का, वो मैंने आपको बताया था, वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आई डी एल साइन थीटा आपको याद है, और आपको ये भी याद होगा कि जो डी एल क्रॉस आर होता था वो थीटा के बीच का एंगल होता था, क्योंकि आई डी एल साइन थीटा आ रहा है। और जो वेक्टर फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो डी एल क्रॉस आर के बीच का जो एंगल होता था वो होता था, और पॉइंट पी वहाँ पर दूर होता था कहीं पे, आपको याद होगा ऐसे करके पॉइंट पी होता था कहीं आगे। अब यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो तो एक्सेस पर ही लाई कर रहा है, अब यहाँ पर एक्सेस पर लाई कर रहा है, तो डी एल और डी एल क्रॉस आर के बीच का जो एंगल आप देखोगे, फिर आप सोचो कि जब यहाँ पॉइंट पी था और यहाँ एक्सेस पर लाई कर रहा है, तो डी एल और आर के क्रॉस के करोगे तो एंगल जो बीच का आ रहा है वो कितना बन रहा है? देखो 0 डिग्री आ रहा है, थीटा 0 बनना है। आप देखो डी एल आपका ऐसे, आर भी आपका ऐसे ही यहीं पे हो गया, पॉइंट पी आपका यहीं पे, तो आर तो कुछ रहा नहीं, पॉइंट पी भी आपका यहीं पे, आई भी ऐसे जा रहा है, डी एल एलिमेंट भी यहीं पे। तो डी एल क्रॉस आर आप कराओगे तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखो तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 होने की वजह से आप जानते हो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड नेट 0 आ जाएगा। ये रीज़न है इसका कि क्यों 0 हो रही है। एक तो 0 डिग्री का केस हो गया। अगर मैं एंटी पैरेलल ले लूँ करंट को, डी एल क्रॉस आर है जो, अगर वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए, मान लो, मतलब एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब जो करंट एलिमेंट है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, एंगल उनके बीच का 180 डिग्री हो जाए। नहीं समझे? जैसे मान लो आई आपका ऐसे हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपका आर है वो आपका ऐसे हो जाए, तो आइडियल क्रॉस आर पे फर्क पड़ जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो गई, यहाँ पर तो सेम डायरेक्शन में। अब जब एंटी पैरेलल होंगे
तो एंटाई पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री बनेगा, और साइन 180 भी जीरो होता है, जिसकी वजह से दोनों केसेस में एक्सिस पर अगर लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। आपको ये याद रखना है बस। तो ये इतना ही था बस। अब आपको बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे आती है और क्या होती है, वो हम आपको बताते हैं। आप इसे याद रखना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब हम आपको बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, F इक्वल्स टू आई एल बी, आई एल क्रॉस बी जो होता है वो आपने पढ़ा नहीं है। अभी आप आगे जब आओगे तो पढ़ोगे उसे और समझोगे और याद भी करोगे, लेकिन अभी के लिए आप उसको याद रख सकते हो, क्योंकि उससे मैं आपको यूनिट बता देता हूँ क्या होती है। F जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, जब कोई वायर होता है लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें, और वायर होता है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो आई एल क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो इसे खोल देते हैं एल बी साइन थीटा में। मान लो हमने 90 ले लिया, वो इन दोनों के बीच का एंगल हमने खुद मान लिया 90 डिग्री है, तो हम उसे नेगलेक्ट करके 1 कर देते हैं, तो आई एल बी रहने देते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला 90 डिग्री अगर ले लेता हूँ मैं, आई एल बी साइन 90 ले लेता हूँ अगर मैं, सपोज कर लिया है मैंने, तो फोर्स का फॉर्मूला बचता है आई एल बी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे मुझे तो यूनिट निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ तो एफ तो ऊपर ही रहेगा, नीचे आई एल आ जाएगा। अब यहाँ से मैं देखूँ, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, करंट होता है एम्पियर में, और लेंथ होती है मीटर में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो ये होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एक यूनिट और होती है टेस्ला, टेस्ला TESLA, टी से डिनोट करते हैं। और एक यूनिट और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये 3 यूनिट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तीनों आपको याद रखनी है। मेनली टेस्ला का यूज़ किया जाता है, लेकिन याद तीनों रखनी है, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। निकाली कैसे, कुछ नहीं, फोर्स ले लिया, नीचे आई एल आ गया, फोर्स न्यूटन, आई एम्पियर, लेंथ मीटर, टेस्ला हो गई उसकी यूनिट, और टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो फोर्स की ये यूनिट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, आप याद रखना। तो ये होता है। अब हम आपको बताएंगे आगे वाली पार्ट। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ एक नोट वर्दी पॉइंट, वो आपने याद रखना है बस, कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, और सी को न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहते हैं, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, आपको याद रखनी है। अब आपको हम एक नोट वर्दी पॉइंट बताते हैं जो बहुत ज़रूरी है, आपको समझना है और याद रखना है। इसके बाद हम आपको एक टॉपिक छोटा सा और बताएंगे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे ड्यू टू एक स्टेट कैरिंग करंट कंडक्टिंग वायर। स्टेट होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होगा, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है वो हम आपको बताएंगे विद प्रूफ, कि कैसे आती है, कितनी आती है और क्यों आती है। तो निकालेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, और उसका यूज़ जो होगा, उसका डेरिवेशन वो बाय सेवर्ट लॉ से ही होगा, उसी से सारे फॉर्मूलेज निकलेंगे। अब हम आपको एक नोट वर्दी पॉइंट बताते हैं। ये नोट वर्दी पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट होता है एप्सिलॉन और म्यू का, आपने 2 टर्म सुने होंगे, पढ़े होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, और एक म्यू पढ़ा होगा आपने, म्यू, म्यू नॉट कह लो या म्यू कह लो, म्यू नॉट कह देते हैं, बात एक ही है, एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट। आपने 2 टर्म पढ़े होंगे। इसका मतलब तो होता है इस एप्सिलॉन का मतलब तो होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इस वाले म्यू का मतलब होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अब अंतर क्या है, ये परमिटिविटी होता है और ये परमिएबिलिटी होता है। और इसका आपने देखा होगा यूज़, ये आता है कूलम्स लॉ में, जब के की वैल्यू हम खोलते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो आपने उसमें देखा होगा, ये उसमें आता है कि 1/4 एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को हम कहते हैं। और ये आप देखोगे मैग्नेटिज्म में μ0/4, तो म्यू नॉट वो है ये। तो इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब आपको ये बता रहा था मैं कि जो प्रोडक्ट होता है एप्सिलॉन और म्यू का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्स आउट टू बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो बराबर आता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। लेकिन कैसे आता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर,
रेसिप्रोकल में स्क्वायर के साथ, रेसिप्रोकल में स्क्वायर के साथ आता है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, लेकिन फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, ई म्यू, ई टाइम्स म्यू इक्वल्स टू 1/v²। वी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। इसका प्रूव है, ये आता कैसे मैं बता देता हूँ। आपको ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, एनसीईआरटी में एक हाईलाइटेड में गिवन है ये, कि एप्सिलॉन और म्यू का प्रोडक्ट इक्वल होगा 1/v² के, और यहाँ पर v स्पीड ऑफ लाइट होगा। बस ये याद करने की चीज़ है। अभी आई कैसे ये भी सुन लो, और ये भी याद रखना है कि एप्सिलॉन यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है और म्यू यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम होता है, दोनों का अलग अलग काम है। अब ये आया कैसे प्रूफ, देखो एप्सिलॉन और म्यू नॉट मैंने लिख दिया, म्यू नॉट बात वही है एक, एप्सिलॉन म्यू लिख देता हूँ लो आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। और म्यू मान लो एप्सिलॉन है तो मैं इसे ऐसे खोल देता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू के लिए मैं म्यू नॉट बाय 4 लिखता हूँ। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों किया, अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट को अगर आप देखो, मैं 4 एप्सिलॉन नॉट रहने देता हूँ, सॉरी इसको मैं 4 एप्सिलॉन नॉट रहने देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 4 से 4 कटने के बाद बात वही रहेगी, एप्सिलॉन और म्यू। अगर 4 से 4 काट दूँ तो एप्सिलॉन और म्यू वही बात आ रही है क्या नहीं। तो मैंने मान लो ये इसलिए ऐसा खोल दिया, इसीलिए मैंने ऐसे खोल दिया कि कोई चेंज हम कर नहीं पा रहे हैं, LHS से बराबर है, तो एप्सिलॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट बाय 4 ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो के होता है उसकी आपको वैल्यू पता है 9 × 10⁹ अब यहाँ पर ये सीधा है 4 एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹ इनटू म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू 10⁻⁻⁷। जब आप इसे सॉल्व करोगे, काटोगे खोलोगे तो ये आता है 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखो, 3 × 10⁸ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जैसे हम v कहते हैं या vc कहते हैं, जैसे हम c से नोट करते हैं vc या v कह लो, तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया 1/v², 1/v²। ये स्पीड ऑफ लाइट के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के इक्वल होता है। आपको ये याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट म्यू इक्वल्स टू 1/v²। ये नोटवर्दी पॉइंट है, ये डिस्कवरी की गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है और कैसे आता है उसको ड्राइव करेंगे। अभी के लिए आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन। तो हाँ, अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, निकालेंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर की वजह से। एक वायर होगा जिसकी लेंथ L होगी, एक पॉइंट P पर हम लेंगे और वो डिस्टेंस पर होगा A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा A पर, तो हम उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कितनी आती है एक वायर की वजह से। तो देखो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, एक्सप्लेन करूँ तो कैसा बनेगा, ये आएगा आपका वायर हो गया ये, जिसकी लेंथ हो गई आपकी L, ठीक है। इस वायर के परपेंडिकुलरली एक पॉइंट P हो गया, P पॉइंट जिस पे हम निकालेंगे, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है S से। आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ले लिया है करंट S से। और एक DL एलिमेंट मैंने काटा है यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर काटते हैं, फिर वो बन नहीं पाएगा। डस्टर कहाँ है, ये रहा। करंट लेते हैं थोड़ा सा ऊपर और DL एलिमेंट काटते हैं थोड़ा सा नीचे। तो करंट हमारा I ये रहा, ये वायर है, और DL एलिमेंट मान लो मैंने काटा है, DL लेंथ का एलिमेंट मैंने काटा है। इसे मैं इससे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ इमेजिनरी, इसे इससे कर देता हूँ, इसे मैं एंगल कह देता हूँ φ1, इस एंगल को मैं कह देता हूँ φ2, ठीक है। और DL एलिमेंट पे हम निकालना है तो उस पॉइंट से हम इसे कनेक्ट करेंगे। हमने पढ़ाई है एक वायर से पॉइंट P को DL एलिमेंट करते ही है, थीटा एंगल बनता है, ठीक है, थीटा एंगल बनता ही बनता है। अब आप एक बात बताओ,
इस करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना भी कैसे होगा। इधर भी करंट ऐसे आ रहा है, थंब करंट शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फिंगर्स, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड्स। यहाँ पर भी करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। तो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब पूरे इसमें अंदर, पूरे इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर होगी। यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, और ये यहाँ से ए डिस्टेंस की दूरी पर है, स्मॉल ए। जो पी पॉइंट है वो परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस की दूरी पर है। और जो एंगल बनता है डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर बनता है ना, वो पॉइंट पी तक, वो वन यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, थीटा एंगल हमारा बन रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बायोट-सेवर्ट लॉ लगाऊं, पहले तो एक बात बताओ मुझे, ए, इसको मान लो, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, ए, ए, इसे कह देता हूँ बी, और ये ए बी पी एक ट्रायंगल दिख रहा है, आपका दिख रहा होगा। तो एक बात बताओ, इन ट्रायंगल ए बी पी अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं इन ट्रायंगल ए बी पी, तो देखो ये तो 90 डिग्री है ही, परपेंडिकुलरली हमने कह ही दिया है परपेंडिकुलर है। तो देखो ये मैंने माना है थीटा। अब यहाँ पर ये फाई वन, यहाँ पर ये फाई टू, इसे भी कुछ नाम दे देते हैं। मान लो इसे मैंने नाम दे दिया फाई, इसे मैं नाम दे देता हूँ फाई। तो इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180 होगा। तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, होगा या नहीं? अच्छा, अगर मैं थीटा प्लस फाई और 90 को उधर भेज दूँ तो 90 बचेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से 90 माइनस फाई आ जाएगी, आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई थीटा की। और मुझे यही थीटा चाहिए होता है, आपको पता होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, जब हम आइडियल साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा जो चाहिए होता है वो डी एल क्रॉस आर के बीच का एंगल चाहिए होता है। और डी एल क्रॉस आर मैंने ले लिया, डी एल मेरा करंट एलिमेंट ये रहा, आर ये रहा, इन दोनों के बीच का जो डी एल क्रॉस आर के बीच का जो एंगल बनना है वो मेरा थीटा बनना है, थीटा बनना है। अच्छा, अब देखो थीटा की वैल्यू मेरी 90 माइनस फाइव हो गई, ये मेरी टोटल लेंथ है इस वायर की, एल। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अगर मैं बायोट-सेवर्ट लॉ लगाऊं जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, डी बी जो होता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कोई थीटा की वैल्यू बता सकता है, 90 माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा की जगह मैं 90 माइनस फाइव पुट करता हूँ, 90 माइनस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव होता है, कॉस फाइव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं बड़ी आसानी से। लेकिन हमने तो एक एलिमेंट पे निकाला है ना, एक एलिमेंट की वजह से हमें तो पूरे वायर का निकालना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नेट सम लेना पड़ेगा, नेट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, जो हमारा ये बी आया है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखोगे कि म्यू नॉट 4 पाई आई और आपका जो ये है आई, ये कांस्टेंट है, और जो अंदर जो है इंटीग्रेशन वाला पार्ट रह जाएगा, ये वाला पोर्शन तो आपका कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन वाला पार्ट रह जाएगा। तो मैं सिर्फ कर देता हूँ, जगह तो बची नहीं है। तो ये b की वैल्यू आ गई, ये हमारा b आ गया। अब हम इस b को इंटीग्रेट करेंगे, अब इस b को इंटीग्रेट करेंगे db कह देता हूँ, db कह दूँ b कह दूँ, ये बताओ, इंटीग्रेशन, हाँ b इक्वल्स टू कह देता हूँ, b इक्वल्स टू कह देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ db, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब आप इसको याद रखो क्या आई है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे इंटीग्रेट कर, जगह बची नहीं है तो मैं रब करके इंटीग्रेट करता हूँ, डस्टर कहाँ ये रहा, ठीक है। इसे मिटा दूँ, इसे मिटा देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा कैसे लिया है, क्या किया है। अब
अब इंटीग्रेशन करना है, और टर्म क्या था इंटीग्रेशन वाला, डी बी, जो कि बी के इक्वल था, और वो टर्म है क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इंटीग्रेट किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट तो बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आई कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में डी एल कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर रह गया। ये स्टेप समझ में आएगा नहीं बताओ? अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये यहाँ से अब बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी अचानक, और आपको समझने के लिए उसे बहुत वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले से समझ लो ढंग से। कुछ नहीं किया, बस म्यू नॉट बाय 4 पाई कर दिया है और कॉस फाई कर दिया है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया है। अब एक बात बताओ, आप दोबारा इन ट्रायंगल ए बी पी में जाते हैं, इन ट्रायंगल दोबारा ए बी पी में, यार जगह भी तो नहीं बची। एक काम करते हैं, इस टर्म को याद रखेंगे और यहाँ पे बता देता हूँ, दिख जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ दिख जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी पी दोबारा जाते हैं, दोबारा ट्रायंगल ए बी पी में जाते हैं और देखते हैं कि कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी। कॉस फाई की अगर मैं निकालूँ कॉस फाई, तो आप देखो कितना आएगा। ये ए है मेरा, ये आर है। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, पी बी पी ऑन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो कॉस फाई की वैल्यू ए अपॉन आर हो जाएगी। कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन आर हो जाएगी। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, आर की वैल्यू, तो ए अपॉन कॉस फाई नहीं आ जाएगी। आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, इसे क्रॉस करके, ये समझ में आएगा नहीं, ये देखो पहले तो आर की वैल्यू अगर आप निकालो तो ए अपॉन कॉस फाई पहुँच जाएगी क्या नहीं, ये बताओ। ए अपॉन कॉस फाई पहुँचेगी। इसका एक रीज़न है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं अब आर की जगह अपने क्वेश्चन में जो मैंने आर डाला है उसकी जगह मैं ए अपॉन कॉस फाई डालूंगा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब यहाँ से तो ये कॉमन चला गया, यहाँ पे मैं इसे इंटीग्रेट कर नहीं सकता ऐसे, तो आर की वैल्यू निकाली पहले, क्योंकि आर की वैल्यू निकालने पे ये स्क्वायर होके कटेंगे, और जो डी एल होगा हमारा, जो डी एल एलिमेंट है, डी एल एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप हटेगा, क्योंकि उसकी भी वैल्यू हम वहाँ से निकालेंगे दोबारा इसी ट्रायंगल में जाके। किस ट्रायंगल में जाके, ए बी पी में, टेन थीटा लगा के, और वो वैल्यू जो आएगी हमारी, वो आएगी हमारी सेक स्क्वायर की फॉर्म में। अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आप वहाँ मत जाओ, अभी आप सिर्फ इतना समझो, मैंने ट्रायंगल ए बी पी में कॉस फाई लगाया और आर की वैल्यू निकाल ली। अब इस आर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, अब इस आर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, तो आप ये देखो क्या होगा। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई बाहर है, डी एल ये रहा। अब कॉस फाई को कॉस फाई रहने देते हैं, आर की जगह में ए अपॉन, ये आर स्क्वायर है, ए अपॉन कॉस फाई डालूंगा तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, और कॉस फाई ऊपर चला जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अच्छा, अब आप देखो मैंने ये किया है, तो ये कॉस क्यू हो जाएगा, लेकिन कॉस क्यू हम इसे करेंगे नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहने देंगे, और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो ये एंगल जो है ये पूरा कवर कर रहा है फाई 1 से फाई 2, तो हम इंटीग्रेशन फाई 1 से फाई 2 तक कर रहे हैं। ये स्टेप समझ में आएगा नहीं, ये देख लो। पहले कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू डाली है, आप ध्यान से देख सकते हो, आर की वैल्यू हमने डाल दी है और चढ़ा दिया है उसे, और उसके बाद हमने कॉस फाई लगा दिया है, कॉस स्क्वायर फाई आ गया है, यहाँ से ये ए स्क्वायर हो गया है। अब हम इंटीग्रेशन आगे बढ़ाएंगे अपना, हमने फाई 1 से फाई 2 अपनी लिमिट चढ़ा रखी है, और कुछ नहीं किया। अब हम दोबारा ट्रायंगल ए बी पी में जाएंगे, और किस लिए जाएंगे, क्योंकि ये कॉस फाई को हटाना है और ये अटक रहा है, इसे रिमूव करना पड़ेगा। इसकी वजह से मैं पॉज कर देता हूँ, आप इसे ध्यान से देख लो। तो देखो अब क्या होगा, अब हमारा ए तो कांस्टेंट है तो इसे भी हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसे चेंज किया था। और इंटीग्रेशन के लिए हमें रेस्पेक्ट में कुछ चाहिए, डी फाई या डी एल कुछ भी चाहिए, डी फाई हम एंड में फिर इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो डी फाई लाना जरूरी है, क्योंकि जो होता है फाई वही हमें लाना पड़ता है, थीटा होता है थीटा लाना पड़ता है। अब यहाँ से ए तो बाहर आ जाएगा, कोई कॉमन हो जाएगा, इसीलिए हमने ये चेंज किया था, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं निकलता जब तक इंटीग्रेशन हो नहीं पाता। तो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या होगा, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई आपका बाहर है ही, अब आपका ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और लिमिट आपकी फाई 1 से फाई 2 चढ़ी हुई है,
फाई 1 से फाई 2 आपकी लिमिट चढ़ी ही हुई है ऑलरेडी। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, फाई 1 से फाई 2 आपकी लिमिट चढ़ी हुई, फाई 1 से फाई 2 लिए ना हमने, फाई 1 से फाई 2 उल्टा ले लिया शायद हमने, शायद नहीं नहीं नहीं, माइनस में लेंगे से, हाँ ऐसे माइनस में लिया जाएगा। तो देखो ये -फाई 1 से -फाई 1 से फाई 2 चलेगा, -फाई 1 से फाई 2 चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, और फाई 1 से फाई 2 लिया है तो माइनस ले लेंगे उसे, तो बात वही आ जाएगी, फाई 2 से फाई 1 कह लो या -फाई 1 से फाई 2 कह लो, तो वही बात है। तो अब ए स्क्वायर हमारा कॉमन अंदर रहेगा, सिर्फ dl cos फाई और cos स्क्वायर फाई। अब ये पार्ट हमें इंटीग्रेट करना है, तो रब कर देता हूँ, अगले पास्ट पे आते हैं। अब हमारा जो पार्ट रह गया मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेट होने के लिए, इसे ऐसे भी रब कर देता हूँ, जगह बच जाएगी। अब देखो जो हमारा पार्ट बचा, सिर्फ ये बचा dl cos फाई cos, हमारा b जो आया इंटीग्रेट होने के लिए, सिर्फ ये बचा, μ0/4 आपका बाहर आ गया, I/a² भी बाहर आ गया था अंदर इंटीग्रेशन में, -फाई 1 से फाई 2 तक dl cos फाई इंटू cos स्क्वायर फाई रह गया था। अब यहाँ से dl को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि dl जब तक रहेगा जब तक इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, इस dl को चेंज करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक dl था हमारा, अगर मैं tan फाई लगाऊँ इस ट्रायंगल में दोबारा ही इन ट्रायंगल ABP, ये dl जब भी हट सकता है ना, कैसे हटेगा देखो, अगर मैं tan फाई लगाऊं, tan फाई लगाने पे वैल्यू मेरी a/l आ जाएगी। a/l क्यों आएगी, a/l क्यों आएगी, a/l इसलिए आ जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस होता है tan थीटा। अब यहाँ से अगर आप देखो tan फाई a/l है तो a = tan फाई l हो जाएगा, सॉरी रब कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से देखो a/l होगा, tan फाई लगाया है, tan फाई लगाया है, इसका मतलब tan फाई तो l/a आएगा, सॉरी l/a आएगा, क्योंकि लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन ए, बेस ही हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा क्योंकि tan फाई लगाया है हमने, ना कि tan वो, तो tan फाई l/a हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ से l की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं यहाँ से l की वैल्यू निकालता हूँ तो l की वैल्यू आ जाएगी a tan फाई। अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये dl हो जाएगा, a कांस्टेंट है a का a, और tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, और d फाई आपका साथ में आएगा, और d फाई आपका आना है, तो डिफ्रेंशिएट होके dl की वैल्यू ये आ जाएगी। अब dl को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं dl की जगह पे -फाई 1 से फाई 2, dl की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ a sec स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, और डी फाई के रेस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट हो इंटीग्रेट हो पाएगा। ए देखो कॉमन था, ए तो कॉमन है, ए को मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, इसे एक कट जाएगा, समझ में आया, इसे एक कट जाएगा, तो ये रह जाएगा क्या, μ0/4 I/a फाई 1 से फाई 2 माइनस के, और sec स्क्वायर फाई से देखो cos स्क्वायर फाई कट जाएगा, क्यों sec स्क्वायर फाई 1/cos स्क्वायर फाई होता तो कट जाएगा। अब अंदर रह जाएगा सिर्फ cos फाई और d फाई। अब cos फाई d फाई को इंटीग्रेट करना है, अब तो आसान है ही। अब b को मैं ऐसे इसको मैं रब कर देता हूँ, ये जगह गिर रहा है। अब देखो आप, अब होगा खेल, अब b जो है μ0/4 I/a, अंदर सिर्फ cos फाई और d फाई रह गया, फाई 1 से फाई 2। अच्छा अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं cos फाई का, तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ मुझे, sin फाई होता है। इंटीग्रेशन तो आता होगा, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन करते थे तो कॉस आता था, कॉस का डिफरेंशिएशन करते तो माइनस साइन आता था। अब यहाँ पर उल्टा होता है, इंटीग्रेशन में आप कॉस फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन फाई आएगा, तो साइन फाई -फाई 1 से फाई 2। अब मैं इनको डाल दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, μ0/4
आई बाय ए ब्रैकेट में साइन फाई 2 माइनस साइन फाई माइनस का फाई 1। अब आपको पता है साइन के अंदर अगर माइनस हो तो बाहर आ जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस हट के माइनस रिमूव होके ये प्लस बन जाएगा। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, आपका रिजल्ट आ गया आई बाय ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड आंसर फाइनल। किसका? एक करंट कैरिंग वायर की वजह से। आपको ये याद रखना है, इतना लंबा इंटीग्रेशन इसका और बहुत आसान है समझना। खेल सिर्फ इस पूरे खेल इसमें चलेगा, ए बी पी इस ट्रायंगल में खेल चलना है सारा, और बहुत आसान है, कुछ नहीं इंटीग्रेशन। अब मैं रब कर देता हूँ। आई होप दैट यू विल रिवाइज दिस एंड यू हैव जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा क्या मतलब यही स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला आया इसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए बड़े बड़े अक्षर में। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? ऑफ स्ट्रेट वायर का, ऑफ अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर वायर, स्ट्रेट वायर कंडक्टिंग करंट। कितना आया उसका? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये आपको याद रखना है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अब जो बाकी की चीज़ें रह गई जैसे कि हम इनफाइनाइट वायर के लिए भी निकालेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकालेंगे, वायर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी था वो स्कोप के बियॉन्ड चला जाएगा उससे निकालेंगे, और ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में निकालेंगे। और अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, नेक्स्ट पार्ट विल गोइंग टू कमिंग सून। लेकिन अभी के लिए आपको ये फार्मूला बहुत यूज़फुल है, आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है ये आपको याद रखना है। इसका प्रूफ पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी, वैसे तो कोई चांस नहीं है क्योंकि लंबा इंटीग्रेशन है, पर आ सकता है 5 नंबर में। आसान है, डायग्राम समझने का खेल है, करंट लेने का खेल है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इंटीग्रेट करना, कैसे रखना है, पूरा खेल उस ट्रायंगल एबीपी में चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गुड बाय। Just revise these things and goodbye, bye bye.